वेल, नमस्कार। आज मैं नाइन्थ क्लास का जो पहला अध्याय है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्या है, इन सारे बातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, हालांकि इस चैप्टर में हम बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ेंगे जो दूसरे विश्व से संबंधित है, पाकिस्तान है, चाइना है, जिम्बाब्वे है और बहुत सारे देश हैं, लेकिन उस सफ़र में चलने से पहले हमें डेमोक्रेसी के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये होता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है what we mean by democracy, although there are so many definitions given by several people, but it is we who are supposed to express ourselves, which will be evaluated during examination. So our concept must be clear about democracy. The very first thing is democracy. In three ways I have defined the meaning of democracy. आपको अपने जवाब को हेल्दी करने के लिए, रिच करने के लिए उसमें कुछ कंटेंट डालने पड़ेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वोकेबलरी हो, आपके पास उस शब्दावली को, वोकेबलरी को एक्सप्रेस करने की पावर हो। देखते हैं जरा डेमोक्रेसी को भिन्न भिन्न तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं और फिर शब्दों में पिरो करके उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहली बात है, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो वर्ड कहाँ से आया। डेमोक्रेसी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड्स में से आया है। आपके सामने है ग्रीक लैंग्वेज, उसके 2 वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटिया का मतलब होता है रूल। इट्स मीन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स वी कैन डिफाइन डेमोक्रेसी एज रूल बाय पीपल। लोगों के द्वारा, देश की जनता के द्वारा, देश के नागरिकों के द्वारा जब राज को चलाया जाता है, गवर्न किया जाता है, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो शब्दों के आधार पर हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड इन 2 वर्ड्स which derived from Greek language, demos and kratia. The meaning of demos is people and the meaning of kratia is rule. It's mean democracy is rule by people. And the second way to define democracy, it is not we who are defining democracy according to Abraham Lincoln. It is the entire world who was much influenced by the wordings of Abraham Lincoln. About the people were influenced by the Abraham Lincoln ideology. Who was Abraham Lincoln? Abraham Lincoln was a USA president during this tenure 1861 to 1865. यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने डेमोक्रेसी को इस तरह से डिफाइन किया था कि आज भी उनकी परिभाषा को बड़ी महत्वपूर्ण समझा जाता है, लेकिन प्रेजेंट कंटेक्स्ट में उस परिभाषा को भी बदला गया है। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को किस तरह से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज अ वे टू गवर्न द कंट्री बाय द पीपल. What it's mean? Form of government by the people. It's mean the formation of government take place by the people. It is the people who form the government. The government is of the people. What it's mean? Those who are running the country, those who are ruling the country, those who are governing the country, these are also people. It's mean of the people. And the ruling or the representative who are working, that is for the people. वो जो काम करते हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं, for the people. It's mean अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र क्या है? लोगों द्वारा बनाया गया, लोगों से मिलकर के बना और लोगों के लिए बनाया गया जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, सरकार का, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। लेकिन यहाँ पर बारी है कि हम डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करते हैं।
हमारी नज़र में डेमोक्रेसी कैसी है, हम उसको किस प्रकार के शब्दों में डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो डेमोक्रेसी है क्या? सी, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक शासन करने की प्रणाली है, शासन करने का, राज करने का एक तरीका है। ठीक उसी तरह से जैसे और सरकारें हैं, जैसे डिक्टेटरशिप के बारे में आपने, तानाशाह के बारे में आपने सुना होगा, तो तानाशाही भी देश को चलाने का एक तरीका है। आप लोगों ने फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, आपने हिटलर जर्मनी के बारे में सुना होगा, ठीक इसी तरह से परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के बारे में सुना होगा। तो ये डिक्टेटर हुए हैं, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको मोनार्की कहते हैं, राजशाही कहते हैं। आपने नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र के बारे में सुना होगा। इस तरह से हमने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा उसमें लुईस 16 के बारे में हमने पढ़ा, वो भी एक मोनार्की थी। तो राजशाही, मोनार्की इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉलोनियलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एम्परलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो वी कैन से हियर, as per to our words, democracy is the form of government in which the rulers or the representatives are elected by the people or the citizen of the country itself through the process of election. Election take place, people cast the vote, it is the people who elect their representative. It's mean the rulers and the representatives are working on our behalf. फिर से देखिएगा, प्रजातंत्र शासन करने की वह प्रणाली है जिसमें शासक का चुनाव देश की जनता के द्वारा किया जाता है, चुनाव के माध्यम से किया जाता है। देश की जनता वोट डालती है, मत का इस्तेमाल करती है, वो बताती है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हमारे जो प्रतिनिधित्व होंगे करने वाले, वो कौन होंगे। तो इस तरह से हम अपने शब्दों में डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं। तो डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स और द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड by the people or the citizens of the country which are elected through the process of election. So we can say these are the three ways, best ways to define democracy. First, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, किन शब्दों से मिलकर के बना है। अब्राहम लिंकन यूएसए प्रेसिडेंट ने डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन किया है, उसके बाद हम डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि अंत में ये हम हैं जिन्हें प्रजातंत्र को समझना पड़ेगा और अपने शब्दों में पिरो करके एग्जामिनर के सामने रखना पड़ेगा, या फिर जब कभी ग्रुप डिस्कशन होगा तो हमें डेमोक्रेसी के बारे में स्वयं बताना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हमें डेमोक्रेसी के बारे में पता हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट वी मीन बाय डेमोक्रेसी। When you will start defining the democracy, you will define in three ways. It will enrich your answer. Definitely it will leave an impact on the evaluator and you will get the complete marks. Rather, you will get the impression, very good impression also, and definitely you will score the high marks. So very first question, democracy, and the second part we are going to discuss about. As we have discussed the डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 9वीं कक्षा के दृष्टिकोण से, एज पर टू रिक्वायरमेंट ऑफ 9th क्लास, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ यू कैन differentiate between a democratic form of government and a non-democratic form of government. On what basis you can make a difference between these two type of government. आपको किस तरह से डिफाइन करना है वो आपको आना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है, आप देखें जो हमने डेफिनेशन बनाई थी उस डेफिनेशन में ही हम 2-3 चीज़ें निकाल करके लाते हैं। सबसे पहला है, जो लीडर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डेमोक्रेटिक ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उनको देश की जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्ट करने का और चेंज करने का ऐसा कोई भी राइट देश की जनता के पास नहीं आता। देश के ऊपर रूलर को थोपा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वो लोग बनते हैं या अपनी पावर के दम पर, सत्ता के आधार पर, अपने बल पर वो लोग सत्ता को हासिल करते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लीडर होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको देश की जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, पहली बात। दूसरा, उस देश में इलेक्शंस के थ्रू
ये सिलेक्शन होता है, ये इलेक्ट किए जाते हैं, और जो इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है जब आपको वोट डालने का अधिकार हो, जब आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने का अधिकार हो, जब बिना किसी बाहुबल के, बिना किसी प्रलोभन के, ब्राइब के और रिश्वत के आपको वोट दी जाए, अपने अनुसार आप लोग वोट दें, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता है। हर इंटरवल के बाद, जैसे हमारे देश में 5 वर्ष के बाद इलेक्शन होते हैं, तो 5 वर्ष के बाद जब इलेक्शन होते हैं और जो सत्ता में पार्टी होती है, जिसकी गवर्नमेंट होती है, अगर उनको फिर से बहुमत नहीं मिलता, फिर से मेजोरिटी नहीं आती, तो उनको गद्दी छोड़नी पड़ती है उस समूह के लिए, उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी जीत करके आई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, कोई इलेक्शन नहीं होता यहाँ पर, और राजा जो है अपने हिसाब से सरकार चलाता है और वही मनोनीत करता है कि आने इसके बाद राजा कौन होगा। और अगर इलेक्शन होता भी है तो वो फ्री एंड फेयर नहीं होता, पर्टिकुलर इंटरवल पर नहीं होता। तो दूसरा मुख्य डिफरेंस क्या है? इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर इन डेमोक्रेटिक कंट्री बट नॉट इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। आई हैव मेड 3 पॉइंट्स। थर्ड में भी मैंने बाइफरकेट किया है, क्लासिफाइड किया है। आप चाहें तो मार्क्स के अनुसार उसको और डिफाइन कर सकते हैं। पहला है राइट्स। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जैसे हमारे कंट्री में हमारे पास फंडामेंटल राइट है। ठीक उसी तरह से हमारे देश में इक्वालिटी है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल माना जाता है, किसी भी आधार पर, चाहे वो रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, कास्ट हो, रेस हो, क्रीड हो, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। कानून के समक्ष सभी बराबर होते हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, रोजगार को पाने की इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपने धर्म को फॉलो की इक्वल अपॉर्चुनिटी, और ये खासियत है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इसी तरह से फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मूव है, फ्रीडम ऑफ कंटेस्ट द इलेक्शन है। व्हाट इट्स मीन? इन डेमोक्रेटिक कंट्री यू कैन सी द सिटीजन आर गेटिंग राइट, they are equal, no discrimination, and they are free to express their views. But these kind of, you can say, rights, you can say freedom is not given in the non-democratic form of government. Accountable. अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल का मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, वो देश के प्रति जवाबदेही है, उनको देश के लिए काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करते हैं तो देश की जनता उनको बदल देगी। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती हैं वो किसी के लिए जवाबदेही नहीं होती। जो उनका राजा होता है, शासक होता है, रूलर होता है, वो किसी के लिए जवाबदेह नहीं होता। What it's mean? It's mean they are not accountable government. So this is also one of the difference. And at the last, in democratic form of government, there is a constitution. In the constitution, rule and regulations are written according to which the country is governed. Even the power of the government is limited. Rights has been given, so country is governed as per to the constitution. Constitution is the supreme law. But in non-democratic country, there is no constitution which works, or the constitution is changed by the rulers as per to their opinion time to time to gain the power more and more. So all these things we are going to discuss in the chapter with the example, but here this is the most important question: what is the difference between democratic form of government and non-democratic form of government? After this we are going to discuss about, okay, we have discussed what is the meaning of democracy and what are the basic difference between democratic form of government and non-democratic form of government. फर्दर इस चैप्टर में जब हम आगे चलते हैं तो इस बात पर हम और ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे कि एक्चुअल में कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कौन सी होती है, और दूसरे कुछ ऐसे देश हैं जो कहने को तो डेमोक्रेटिक हैं, वहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को भी देश की जनसंख्या इलेक्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रियल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। उसके लिए हम लोग एक पॉइंट को क्लियर करेंगे यहाँ पर कि इन डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो उन लोगों के हाथ में होने चाहिए जिनको
लोगों के द्वारा इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। लोगों का चुनाव देश की जनता करती है, रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव देश की जनता करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास रियल पावर नहीं होती है। यहाँ पर हम हमारे एक पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। बड़ा आसान है, हम इसको 1, 2, 3 और 4 पॉइंट के माध्यम से इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसको सुनने के बाद जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको सारी चीज़ें मालूम है। तो ये इतिहास का पन्ना पाकिस्तान का जाकर के खुलता है 1999 में, जिस समय नवाज शरीफ की वहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी। वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ थे, लेकिन वहाँ पर एक मिलिट्री कॉप हुआ, यानी कि देश की आर्मी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1999 military coup took place, which was led by the General Pervez Musharraf. You must heard the name of General Pervez Musharraf because nowadays also he is in the news. So in 1999, the story begins from here. 1999, General Pervez Musharraf led a military coup and controlled the power of Pakistan and declared himself as a chief executive and later on as a president. यहां मैंने लिखा है कि उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट के रूप में डिक्लेयर कर लिया और 2002 में एक उन्होंने रेफरेंडम कराया। यहां पर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हमें रेफरेंडम का मीनिंग मालूम होना चाहिए। रेफरेंडम एक साधारण शब्दों में यूं कहें कि जब देश की जनता किसी प्रपोजल के लिए, किसी पॉलिसी के लिए यस और नो कह करके रिजेक्ट या एक्सेप्ट करती है, वो रेफरेंडम होता है। या फिर जो इलेक्टोरेट होता है, जिसको निर्णय लेने की शक्ति जिसके पास होती है, जिसके पावर डिसीजन लेने की होती है, उनसे पूछा जाए क्या आप इस प्रपोजल पर सहमत हैं, तो वो एकजुट होकर के उस प्रपोजल को या तो एक्सेप्ट करते हैं यस कह करके, या नो कह करके उसको रिजेक्ट कहते हैं। तो ये जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है किसी प्रपोजल का in a single vote, that is known as referendum. In 2002, a referendum was held at Pakistan, which was won by, you can say, which went in the favor of General Pervez Musharraf, and he declared himself as a president and he extended his power for coming next 5 years. हालांकि वहाँ के मीडिया ने, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने, वहाँ के लोगों ने ये कहा कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ये सही नहीं है, माल प्रैक्टिस हुई है, धोखाधड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सारी शक्तियाँ परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी, तो वो जैसा जैसा चाह रहा था वैसा वैसा हो रहा था। तो 2002 में एक रेफरेंडम हुआ, चाहे वो सही था या गलत था, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ को आने वाले 5 साल के लिए पावर दे दिया गया। उसके बाद क्या होता है, 2002 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है। अमेंडमेंट होता है बदलाव करना, संविधान में किसी प्रोसीजर के तहत बदलाव किया जाता है। 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया गया बाय द प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ। अब उस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या क्या प्रपोजल्स थे, कौन कौन सी पावर आर्मी को या यूं कहें कि जनरल परवेज मुशर्रफ को दी गई, वो महत्वपूर्ण है। तो जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 में पास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, उसके माध्यम से प्रेसिडेंट को एम्पावर कर दिया गया कि वो जो सेंट्रल कैबिनेट है या जो प्रोविंशियल असेंबली है, उन सब को एट वन इंस्टांस डिसमिस कर सकता है। यानी यूं कहें कि जो भी सरकार जनता के द्वारा इलेक्ट होकर के आई है, उस सरकार को वो हटा सकता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार किया गया, जिसके माध्यम से प्रेसिडेंट ने पावर को अपने हाथ में लिया कि जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, उनको डिसमिस किया जा सकता है। अगर वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग, अगर वो आर्मी के अनुसार, अगर जनरल परवेज मुशर्रफ के अनुसार नहीं चलेंगे, तो उनको डिसमिस करने का, बर्खास्त करने का अधिकार उन्हें मिला। उसके बाद हुआ एक सिविलियन कैबिनेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं,
उनके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बिठाया गया, एक अलग से कमेटी बनाई गई जिसको नाम दिया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिविल कैबिनेट थी या यूं कहें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके ऊपर, उसके सुपरविजन के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बिठाया गया। उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स थे, और वो सभी आर्मी ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से सारी पावर को पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ने सेंट्रलाइज किया। उसके बाद क्या आता है, मेन बात कि जो इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिसीजन लिया जाता है वो उस पर नजर रखा जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार इन आर्मी ऑफिसर्स को है। तो कह सकते हैं ऑल्दो रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द people of the country, by the citizen of the country, but real power does not remain with those representatives to whom the power is given by the population of that country. What it's mean? President is the most powerful person, or those army personnel who are the member of National Security Council, they can change the decision of the national cabinet. They can change the decision of provincial cabinet. It's mean power is given by the people to the representative, but the real power do not remain in the hand of those representatives. So it's mean that is not real democracy. What is the real democracy? कि जिन लोगों को सरकार में चुना गया है लोगों के द्वारा, उनके पास डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, ये लिखा है। तो पॉइंट 1 है, democracy is that democracy, that is the real democracy in which the decision making power rests in the hand of those who are elected by the population of that country. So one point is very much clear, this characteristics must rest in a democracy, then only we can say that is the real democracy. In real sense democracy, अगर उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है या उनके निर्णयों को अलग से हटा सकते हैं, किसी और के पास पावर है, तो वो रियल डेमोक्रेसी नहीं है। तो पॉइंट 1 इज क्वाइट क्लियर, द रियल डेमोक्रेसी इज दैट डेमोक्रेसी इन विच द रियल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट इन दोज हैंड्स हु आर इलेक्टेड बाय द पॉपुलेशन, बाय द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस about, after making first point clear, this is the second point to know what is the real democracy. Read the point. In real democracy, free and fair election must be held. What is the meaning of free and fair election? Free and fair election means, for example, we are having political rights. हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार क्या हैं कि सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि हमारे देश का जो भी नागरिक 18 वर्ष या उससे ऊपर है उसको वोट डालने का अधिकार है। उसको ये अधिकार है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कि उनके बिहाफ पर कौन डिसीजन लेगा, कौन पॉलिसी बनाएगा, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से उन्हें राइट दिया गया है। दूसरा हमारा पॉलिटिकल राइट है कि हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। नोबडी कैन डिनाई अस टू कंटेस्ट द इलेक्शन. That is one of the part of free and fair election. Another, there are so many meaning of free and fair election. Let's discuss about it. In few countries, although elections are taking place, but they are not free and fair. Let us take the example of China. That is in news at present also. आज भी वर्तमान में चीन के बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को आ रहा है। तो देखिए चीन में क्या है। चीन में वन पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर यह भी समझना आवश्यक होता है कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। वन पार्टी सिस्टम होता है जहाँ पर पूरे देश में केवल एक पार्टी होती है, उस पार्टी के अलावा दूसरी पार्टीज को इलेक्शन को कंटेस्ट करने का, पावर में आने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जैसे चाइना,
इसके बारे में हम लोग विस्तार से करेंगे। टू पार्टी सिस्टम होता है कि जहां पर मुख्यतः दो बड़ी पार्टियां होती हैं, जैसे इंग्लैंड में है, आप देखेंगे लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, वहां पर मुख्य दो बड़ी पार्टियां हैं, उन्हीं के बीच में कंटेस्ट होता है। हर बार या तो कंजर्वेटिव का इलेक्शन जीतते हैं पार्टी या फिर लेबर पार्टी का जीतता है। दूसरी तरफ जैसे अमेरिका है, अमेरिका में भी टू पार्टी सिस्टम है, वहां पर रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट टू पार्टीज हैं। तो वो दो पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और एक पार्टी जीत करके आती है। तीसरी तरफ है मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे देश में 800 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा पार्टी सिस्टम होगा। तो मैंने आपको बताया कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, केवल एक पार्टी है, नेशनल पीपल कांग्रेस। इट इज ओनली द पार्टी जिसमें से ये पार्टी ही डिसाइड करती है कि पूरे देश में से कौन व्यक्ति कहां से इलेक्शन लड़ेगा। उसी पार्टी में से 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनमें से एक जीत करके आता है और वो सत्ता में बैठता है। यानी कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स संसद में आते हैं वो सारे के सारे केवल नेशनल पीपल कांग्रेस से होते हैं। जो 3000 मेंबर हैं वो एक ही पार्टी से हैं। इट इज द ओनली द पार्टी विच डिसाइड दैट हु विल कम टू सिट इन द पार्लियामेंट टू टेक द डिसीजन। सो यू कैन से ऑल्दो द इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन चाइना, इलेक्शन हो रहे हैं चाइना के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। सभी को इलेक्शन लड़ने का, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार नहीं है, पार्टी फॉर्म करने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चाइना एक रियल डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरी तरफ मैक्सिको एक कंट्री है जो 1930 में जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी। हालांकि हर पर्टिकुलर टेन्योर के बाद वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। 2000 तक केवल एक पार्टी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, उल्टा चलता है। PRI पार्टी का नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये एक पार्टी है जो हर बार किसी ना किसी तरह से मैनेज करके पावर को ले लेती है। कभी भी कंट्री मिलिट्री रूल में नहीं रहा, हमेशा ही इलेक्शन होते हैं, हमेशा ही ये पार्टी 2002 तक जीत के आती रही। उसके पीछे क्या कारण है कि ये लोग बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का सही चिन्ह नहीं है। यानी कि वो इलेक्शंस के दौरान कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से हर हालत में वो लोग जीत करके आते हैं। जब भी उन्हें यह अंदेशा होता है कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लोग हारने वाले हैं, वो इन डर्टी ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। पहली बात, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकार गवर्नमेंट जो होती है उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, भले वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, मेडिकल में, हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट में हो, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये कंपलसरी है कि जब भी पार्टी की मीटिंग होगी वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दे कैन नॉट डिनाई टू अटेंड द पार्टी। और वहाँ पर पार्टी का एजेंडा डिस्कस होता है, उनके माइंड में इनकलकेट किया जाता है, उनको एनफोर्स किया जाता है कि वो सोसाइटी में कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें कि पार्टी PRI ही जीत करके आए। अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनको अपनी गवर्नमेंट जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। सेकंड, पेरेंट्स जो होते हैं, जब PTM हेल्ड होती है स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको पेरेंट्स को एम्फेसाइज करना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, इंस्पायर्ड करना पड़ेगा कि वोट केवल और केवल PRI को मिले। और उनका जो स्पाई सिस्टम है, गुप्तचर जो विभाग है, वो बार बार उनको रिपोर्ट देता है। अगर कोई भी व्यक्ति, टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी बात को नहीं मानता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, जिसकी वजह से वो सभी व्यक्ति, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो काम करते हैं। उनके अलावा
जो मीडिया है उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। मीडिया दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज के अच्छे काम हैं उनको इग्नोर करते हैं और लगातार मीडिया में पीआरआई के बारे में बताया जाता है। मीडिया जो एक पावरफुल वेपन, यू कैन से यस इट इज वेपन, हु शोज दैट PRI is working for the welfare of the country, and whatever again and again will be shown, definitely people start to follow that thing. So you can say जो मीडिया है उनको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है और जो मीडिया है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अच्छे कामों को इग्नोर करती है और PRI के गलत कामों को भी इग्नोर किया जाता है। तो अल्टीमेटली वो मैनेज कर पाने में कामयाब रहते हैं कि उनको ही वोट मिले। उसके बाद पोलिंग बूथ, जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग टू कास्ट द वोट, आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, आप वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं, तभी आपके पास मैसेज आता है कि आप वोट यहां नहीं 50 किलोमीटर वहां डालेंगे। यानी कि जो PRI है उनको जैसे ही मालूम पड़ता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके फेवर में वोट नहीं गिरने वाला है, तो उस बूथ के बूथ को ऑन द 11th आवर्स चेंज कर दिया जाता है, जिससे उनके अगेंस्ट जो वोट डालने वाले होते हैं वो डल नहीं पाते हैं, तो वो इलेक्शन जीत जाते हैं। ह्यूज मनी इतने सालों से सत्ता में रहने की वजह से, करप्शन की वजह से उनके पास एक बहुत बड़ा धन का पिटारा है, धन का खजाना है, जिसका इस्तेमाल वो लोग इलेक्शन में करते हैं वोटर्स को देने के लिए, ह्यूज रैलीज करने के लिए, उनको खाने पीने की चीज़ देने के लिए। यानी कि पैसे को करप्शन में यूज़ किया जाता है ताकि वो मैनेज कर पाएँ कि इलेक्शन वो ही जीतें। इस तरह से दो कंट्री का एग्जाम्पल लेकर के हम कह सकते हैं कि वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, वो कंट्री डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगी जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। ये कंट्री जो हैं, हालांकि इलेक्शन होता है चाइना में, मैक्सिको में, लेकिन दे आर नॉट रियल डेमोक्रेसी बिकॉज द इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर। सो दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड पॉइंट। लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन। I have observed कि जो ये वीडियो है ये करीबन 30 से 35 मिनट के बीच में बन चुकी है और मुझे लगता है एक बार में लगातार इतना बड़ा मटेरियल देना जो विद्यार्थी है उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि एक साथ सिटिंग में 40 मिनट तक ही बैठ कर के वो लोग देख सकते हैं। इसलिए मैं इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देता हूँ। आप अगले व्याख्यान का इंतज़ार करें जिसमें व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।